Welcome students and learner in my YouTube channel Science Rudra Official Science Tech 009। आज बहुत ही कॉमन टॉपिक की बात करनी है जिसका नाम है लेज़र। अक्सर ये टॉपिक बच्चों के मन में चलता है कि ड्यूरिंग देयर 9th-10th लेवल टीचर्स टेल द डिवाइस नेम ऑफ लेज़र and they not know about the laser, how it can work। क्योंकि बच्चे स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं and they have a common doubt that we heard about the device laser and don't know how it works। So let we see many arguments were arises in my question and thought from the student that what is the laser and how it works। तो सबको पता है कि लेज़र होता क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसके नाम से जानते हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है एंड हाउ इट कैन बी द पार्ट ऑफ फिजिक्स एंड हाउ इट कैन बी एप्लीकेशन फॉर आवर रिसर्च एंड नोइंग द बिहेवियर ऑफ लाइट। तो लाइट के बारे में आपने पढ़ा है कि लाइट जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक पोलराइज होती है, एक अनपोलराइज होती है। तो जो हमारी पोलराइज लाइट होंगी मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट और कोलिमिनेटेड, उसी कैटेगरी के पार्ट को हम लेज़र के अंतर्गत समझते हैं। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन लेज़र का पार्ट है। तो आप इसको आप समझें कि जो लेज़र है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, तो इसको लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इमिशन, रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन वगैरह की चर्चा करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि जब किसी एटम को व्हेन अ एटम इज एक्साइटेड बाई एच न्यू एनर्जी बाई फोटॉन, दैट इज़ द रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? फोटॉन की एनर्जी। तो कोई भी फोटॉन एनर्जी किसी एटम पर अगर पड़ती है तो एटम विल गो टू अ हायर एक्साइटेड लेवल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल से, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये एटम है, जब इसको हम एच न्यू एनर्जी से रेडिएट करेंगे। एच न्यू एनर्जी आपने पढ़ा ही है, 10th में स्टार्ट करते हैं ना एच न्यू एनर्जी को बता के, फिर आप एच सी बाई लेमडा करते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी सी बाई लेमडा होता है, स्पीड ऑफ लाइट सी है, लेमडा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ये सारी बेसिक बातें पता है। तो जब एटम एच न्यू एनर्जी से रेडिएट होगा तो ये क्या होगा, अगले टर्म पर ये यहाँ पे पहुँच जाएगा और जो एच न्यू रेडिएशन था इस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है। अब कंडीशन ये है कि एटम जो रिसाइड करेगा हायर एक्साइटेड लेवल, दैट इज़ E1 ये है, ये हमारा E2 है। तो E2 पर वो रिसाइड करेगा 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए, इससे ज़्यादा वो रह नहीं पाएगा, फिर वो नीचे गिरेगा। तो जैसे ही वो गिरेगा तो वहाँ पर इमिशन होगा। तो यहाँ पर दो बातें समझनी है कि ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ फोटॉन एनर्जी एच न्यू, द एटम absorb the energy h nu and go to the higher excited state, that is A2, and after 10⁸ सेकेंड, बहुत ही माइन्यूट है, यानी नैनो से 10th हिस्सा थोड़ा ज़्यादा, नैनो पार्ट के सेकेंड अप्रॉक्स, वो फिर क्या होगा, डाउनफॉल करेगा, नीचे गिरेगा। उस दौरान फिर क्या होगा अगले पार्ट पर, यानी अगर इसका हम अगला सीन समझें तो जब एटम यहाँ पे गिर गया होगा तो यहाँ से एच न्यू फिर ये रिलीज़ करेगा। तो ये तो पहला हो गया एब्जॉर्प्शन इमिशन। अब जो मेन लेज़र की कहानी है वो स्टार्ट होगी आपका स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। दिस इज़ द फैक्ट दैट वी नो हाउ द लेज़र कैन वर्क थ्रू द स्टिमुलेटेड इमिशन। तो स्टिमुलेटेड इमिशन को समझने के लिए आप जुड़े रहें और इसको let have a fun with physics that how the laser device can work through the special technique known as stimulated। तो stimulated का मीनिंग है बहुत ही तीव्र और बहुत ही फास्ट। stimulated emission of radiation, emission of radiation।
क्या मतलब है इसका? तो इसको आप समझें कि जो एटम, ध्यान से समझिएगा, जो एटम हमारा हायर एक्साइटेड लेवल पर गया है, अभी वो नीचे नहीं गिरा है, उसी समय हम दूसरी फोटॉन की एनर्जी एच न्यू से उसको एब्जॉर्ब कराते हैं, यानी एच न्यू एनर्जी उस पर गिराते हैं तो वो एब्जॉर्ब करेगा। तो एटम एनर्जी फिर से एब्जॉर्ब करेगा एच न्यू का। अभी वो एक्साइटेड है, फिर से एक एच न्यू का बीम गया, एक फोटॉन गया और एटम उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो जब वो गिरेगा 10⁻⁸ सेकेंड में, तो उसका जो सीन बनेगा वो कुछ ये होगा कि जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो पहले वाला जो एच न्यू एब्जॉर्ब किया है इससे ऊपर जो गया वो एक रिलीज करेगा, और इसको हमने जब दोबारा एच न्यू एनर्जी की बीम का रेडिएशन दिया तो जो एब्जॉर्ब किया है वो फिर से रिलीज करेगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? दो फोटॉन की बीम एनर्जी मिलेगी, बीम फॉर्म ऑफ वेव मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, जो हाईली कोलिमिनेटेड होगा, मोनोक्रोमेटिक होगा, सिस्टमैटिक होगा। ये हमारा लेज़र का स्टिमुलेटेड इमिशन कहलाता है। अब इसका थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच देखें, हाउ द मैथमेटिक्स रिलेट टू दीज टू कंडीशन। तो देखिए यहाँ पर आइंस्टीन कोफिशिएंट की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इमिशन क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इमिशन क्या होगी? तो PA 1 से 2, यानी जब एब्जॉर्प्शन इमिशन हुआ था तो उस दौरान हम यहाँ पे आइंस्टीन कोफिशिएंट A को मानकर यहाँ पे लिखेंगे 1 2। अब जो फोटॉन की एनर्जी हमने दिया है एच न्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन बुक्स में आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा U न्यू टाइम्स। तो ये पहला केस है, एब्जॉर्प्शन की एनर्जी मिलेगी। सेकेंड केस जो हमने स्टिमुलेटेड पढ़ा, जिस पे हमने एक्साइटेड एटम को दोबारा एच न्यू से रेडिएट कराया था, उस कंडीशन पर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा दूसरा रिलेशन बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन 2:1 का, जब एक्साइटेड गया डाउन आया, हमने उसको 2 एच न्यू दिया, तो उस कंडीशन पर जो बनेगा आइंस्टीन कोफिशिएंट A21, और ये तो हमारा कॉमन चल ही रहा है एनर्जी का, तो ये रिलेशन पर दूसरा कंडीशन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी बात होती है कि हाउ वी कैन पंप द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम टू हायर एक्साइटेड स्टेट। तो लाइट पंपिंग, लेज़र पंपिंग और केमिकल पंपिंग, ये सारे पंपिंग होते हैं। और इसमें जो कॉमन वर्ड आता है लेज़र में, पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन को हम थोड़ा सा जिक्र करें, ठीक है? तो इसको अगर हम फिर से समझें एक ओरल समरी, तो लेज़र प्रोड्यूस द मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। एक ही वेवलेंथ की लाइट, एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट जो मोनोक्रोमेटिक होगी, कोहेरेंट होगी, यानी उनका जो लोकस ऑफ ऑल द वेव फ्रंट सेम फेज पे होगा। तो ये सारी कंडीशन आपने पढ़ी होगी 12th में भी, ऑप्टिक्स में भी पढ़ाया जाता है हाइगेंस प्रिंसिपल के द्वारा, हाउ द कोहेरेंट सोर्स विल बी प्रोड्यूस द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। तो इस आधार पे जो पहला था एब्जॉर्प्शन, यानी पहला सीन था कि ग्राउंड स्टेट पे एटम था, इसको एच न्यू एनर्जी से हमने रेडिएट कराया, ये हायर एक्साइटेड एनर्जी E2 पर गया, E1 से E2 गया, ठीक है? तो एच न्यू से एब्जॉर्ब हुआ, अगला ये क्या हुआ, यहाँ पे गया, एच न्यू एब्जॉर्ब किया है, अभी ये गिरेगा 10⁻⁸ सेकेंड बाद डाउनफॉल करेगा। ये जो वैल्यू है 10⁻⁸ सेकेंड, आपने नील्स बोर एटम मॉडल में भी सुना होगा कि जो उनकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी कि इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकेंड में एटम पे, न्यूक्लियस पे गिरेगा, तो ऐसा तो हुआ नहीं तो एटम अनस्टेबल हो जाता। तो वो चीज़ यहाँ पर लागू हो रही है कि एटम 10⁻⁸ सेकेंड पे डाउनफॉल होगा, लेकिन नील्स बोर ने जो कहा था कि एटम के अंदर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में फॉल आफ्टर 10⁻⁸ सेकेंड, वो बात रिजेक्ट कर गई थी, उसको वैलिडेशन नहीं मिला था। लेकिन एटम के लेवल पर आज लेज़र पर वो बात सत्य हो रही है कि 10⁻⁸ सेकेंड बाद जब ये डाउनफॉल होगा तो क्या होगा, एच न्यू का एनर्जी रिलीज़ करेगा, एच न्यू का एनर्जी रिलीज़ करेगा जो इसने एब्जॉर्ब किया है। पहला केस जहाँ पे हमने फॉर्मुलेट किया था कि P12 1 से 2 गया, और यहाँ पर हमें मिला आइंस्टीन कोफिशिएंट 1 2 और एनर्जी U H न्यू का फॉर्म मिला। सेकेंड जो केस हुआ इसी पर कि यहाँ पे एटम है, हम दोबारा यहाँ पर एच न्यू दे दें तो क्या होगा,
एक तो पहले से HNU लेके गया है, दूसरा HNU देना मतलब रेडिएशन देना, स्टिमुलेट कराना तत्काल क्षणिक प्रभावित तीव्र गति से, इसका मीनिंग होता है स्टिमुलेटेड तीव्र गति से प्रभावित, वेरी एक्टिव एंड वो कह सकते हैं एनर्जेटिक, कुछ भी कह सकते हैं जो हाईली स्टिमुलेटेड है। तो यहाँ पे वो फिर एब्जॉर्ब करके जब वो गिरेगा तो यहाँ की कंडीशन डबल HNU से बीम ऑफ एनर्जी निकलते हुए जाएगी और ये एटम ग्राउंड स्टेट आएगा। तो ये तो एक एटम की कहानी है, कैसे करोड़ों अरबों खरबों इनफाइनाइट एटम पर ये अगर हो रहा हो तो सोचिए कितना सारा हमें स्टिमुलेटेड कॉलिमिनेटेड कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मिलेगा, कॉन्टिन्यू मिलेगा। एक एटम की ये थ्योरी है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये हमारा N1 स्टेट है और ये हमारा N2 स्टेट है, नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट, नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब है द कंडीशन N2 ग्रेटर देन N1, यानी द टेक्निक्स दैट कैन स्टिमुलेट और रेडिएट द एटम by HNU beam of light or HNU beam of energy that they reside on the higher excited energy level N2 that is greater than N1। मीनिंग है कि किसी भी ऐसी तकनीक से एटम को एनर्जी देकर हायर एक्साइटेड स्टेट में उनकी संख्या बढ़ाना, फिर वो दोबारा जब डाउनफॉल होंगे तो HNU एनर्जी जितना एब्जॉर्ब किए उतना वो रिटर्न बैक देंगे, उसी को कलेक्शन करके हम लेज़र को बनाते हैं। लेज़र का यही सारा सिद्धांत हमको लेज़र के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो 12th में भी नहीं था, बस जिक्र होता है आफ्टर डूइंग द 12th ग्रेजुएशन और MSc लेवल यू गो थ्रू दिस थ्योरी, ऑलरेडी आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा। हमें तो कोई नहीं पढ़ाया, हम तो सब अपने से पढ़ के आपको बता रहे हैं, क्योंकि खुद से पढ़ना एक चैलेंजिंग टास्क होता है, समझना चैलेंजिंग टास्क होता है। तो आपके लिए फ़ायदा होगा। अब इसका जो फॉर्मुलेटेड है, मतलब फार्मूला रिलेशन है N2/N1 जो आपके काम का हो सकता है, खासकर जो ये वीडियो थोड़ा MSc लेवल के स्टूडेंट देख रहे होंगे, ग्रेजुएशन लेवल जिनका टॉपिक लेज़र होगा, उनके काम का बनेगा कि N2/N1 e⁻ डेल्टा E अपॉन KT। यहाँ पे निगेटिव का साइन होता है, यानी एनर्जी निगेटिव टर्म्स में आती है एब्जॉर्प्शन के आधार पे। यहाँ पर क्या होगा, E हमारा जो होगा HNU, मतलब कह सकते हैं कि हम E2 माइनस E1 ये डेल्टा E हो सकता है, चेंज इन द एनर्जी। एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट का डिफरेंस जो आएगा डेल्टा HNU आ जाएगा। जो KT है वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 10⁻⁻23, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है बोल्ट्जमैन की जूल पर केल्विन, और इधर T फॉर टेम्परेचर है। तो इस आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू और यूनिट ऑफ डेल्टा E या यूनिट ऑफ KT कह सकता है। तो देखिए E आपका एक्सपोनेंट है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का कोई भी यूनिट काम का नहीं है, यानी कांस्टेंट की यूनिट होती ही नहीं है, हमें एक नंबर लाना होता है। तो ये इसकी यूनिट इसके बराबर होगी, तो KT की भी एनर्जी के बराबर यूनिट होगी mL²T-2 या जूल कह सकते हैं मिलके। ऐसे भी आपको याद रखना है क्योंकि E की पावर कांस्टेंट ही होता है। तो कांस्टेंट लाने के लिए ये सेम होगा, यूनिट सेम होगी, वो कट के एक ही रहेगा। तो इस आधार पे हमने काफ़ी चीज़ें जिक्र किया और काफ़ी अच्छा लगा बताना भी। और कमेंट करें हाउ यू कैन फील विद दिस टॉपिक एंड सब्सक्राइब if you are the new viewer of this channel, and comment what type the problem you are facing during my this lecture or this video, and most comment and subscribe, like, and wait for the next concept of physics at a very simpler form that you never explain through your 9 to 12 classes. You heard about the topic but you can't through the fact and derivation and main theory. So let me see next, wait for the next video. Thanks to all.